कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और यहां पर देखा जाए हम लोग 7 डे स्कीम के अंतर्गत अपने रिवीजन सीरीज में बात करेंगे इतिहास में। इतिहास की क्लासेस आपकी आज से स्टार्ट हो रही है। देखा जाए तो राज्य व्यवस्था की क्लासेस आपको मिल चुकी है और राज्य व्यवस्था की क्लासेस के अंतर्गत आपने भरपूर लाभ उठाया। आपको इतिहास की बुकलेट भी मिल चुकी है, आपको राज्य व्यवस्था की बुकलेट मिल चुकी है, आपको पर्यावरण और यूपी स्पेशल वाली जो कंबाइंड बुकलेट थी वो भी आपको मिल चुकी है। जो बचे हुए शेष बुकलेट है वो भी आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। करंट अफेयर की बुकलेट भी आपको मिल चुकी है और साथ ही साथ देखा जाए जो सयास की बुकलेट थी वो भी आपको जो हमारी अगली किस्त है उसमें आपको मिल जाएगी। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखा जाए अब हमारा मेन फोकस होगा क्लासेस पर। कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, अब रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के साथ साथ में यहां पर देखा जाए कि हम लोग अब क्लासेस पर फोकस करेंगे और मेरा मेनली फोकस होगा आपको चीजों को याद कराने में। ठीक है, चीजों को याद कराने में मेनली फोकस होगा। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली यहां पर देखा जाए इन क्लासेस का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जहां आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी वहां समझाने का प्रयास किया जाएगा। और मेन फोकस होगा कहां पर? मेन फोकस होगा आपको जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है। ठीक है, जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की प्रवृत्ति पर मेन फोकस होगा। कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है और किन किन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा हो रही है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का पैटर्न आपने देखा। उस पैटर्न में देखा जाए तो एक चीज कॉमन थी। कॉमन ये थी कि जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति थी वो पिछले सालों की अपेक्षा थोड़ा सा लगा कि अलग जा रहा है। और वो सारे प्रश्नों मतलब सारे सब्जेक्ट में थी, सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों में यही कॉमन चीज था कि सारे सब्जेक्ट के प्रश्न पैटर्न फॉलो कर रहे थे। तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी पैटर्न को यहाँ पर डिस्कस भी किया जाएगा। और देखा जाए घटना चक्र टीम ने उस टाइम पे करीब करीब आपको बताया भी थे कितने प्रकार से, लगभग 11 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें जो मूलभूत प्रश्न है वो किस प्रकार के आते हैं, जैसे मूलभूत प्रश्न आते हैं आपको मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चनों की संभावना बहुत कम हो गई है, पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है। साइंस का क्वेश्चन तो सारे वन लाइनर ही आए थे। करंट का क्वेश्चन एक भी वन लाइनर नहीं आया था। इतिहास के क्वेश्चन देखा जाए तो मिलान से संबंधित आए, कौन सा सही सुमेलित है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद देखा जाए सवाल पूछे गए कथन कारण से रिलेटेड, 2 कथन वाले सवाल पूछे गए या 4 कथन दिए गए, पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। या कथन ऐसे दिए गए, 4 पॉइंट ऐसे आपको दिए गए, पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये पैटर्न होता है एग्जाम में अब सवाल पूछने का। पहले क्या पूछता था, सीधे सीधे पूछता था कि गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया, दांडी मार्च में कितने व्यक्ति सम्मिलित थे। अब ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। हालांकि आरओ में आरओ अपवाद है। जो आरओ की परीक्षा हुई सब तैयारी बहुत अव्वल दर्जे की, बहुत अलग अलग तरीके से किए, बहुत टफ तैयारी करके गए और फिर वहां हुआ कुछ ऐसा कि लोगों को आशा नहीं थी और आशा नहीं थी उसमें भी लोगों के साथ धोखा हो गया कि आप तैयारी करके किसी और तरीके से गए थे और क्वेश्चन की प्रवृत्ति कुछ और आ गई, वन लाइनर प्रवृत्ति आ गई, वही 2014 15 16 वाली प्रवृत्ति जो थी उसको दोहरा दिया आयोग ने। तो लोग वहां पर थोड़ा सा धोखा खा गए। लेकिन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो दिन प्रतिदिन टफ होती जा रही है, पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो चेंज होते पैटर्न के साथ अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है और उसे ढालने के क्रम में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इतिहास की जो क्लासेस है उन पर चर्चा करेंगे और रेगुलर ये क्लासेस अब आपको मिलना स्टार्ट होंगी। और यहाँ पर देखा जाए बेसिकली फोकस किया जाएगा कंटेंट पर और कंटेंट के साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और डाटा फैक्ट के साथ साथ देखा जाए तो जो हार्ड बुकलेट आपको मिली है, ठीक है, पीपीटी लगाकर यहाँ पर जैसे पीपीटी लगाते हैं, पीपीटी लगा के हम आपको पढ़ाना तो पीपीटी हम लगा के हम पढ़ाएं, लेकिन हार्ड बुकलेट आपके सामने है। हार्ड बुकलेट से आप पढ़ेंगे तो चीजें डिक्टो मैच करती रहेंगी, आपको चीजें समझ में भी आती रहेंगी और समझने में भी आसानी होगी, रिवाइज करने में भी आसानी होगी। सिर्फ करना क्या है, आप अपना जो बुकलेट है उसको चाहे जितनी बार पढ़ें, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार पढ़ें। वीडियो को एक बार पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मेरा मेन फोकस यही होगा कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, मैं इस पे फोकस करूंगा। मैं बहुत ज्यादा लंबे लंबे लेक्चर लेना मेरी आदत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम इतिहास में देखा जाए यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 संपूर्ण जीएस रिवीजन इतिहास, इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास के बारे में चर्चा की जाएगी। और सबसे पहले हम देखते हैं पाषाण काल के बारे में। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहां पर देखा जाए ये सारे पॉइंट, सारे डाटा
वेल चेक्ड है। ठीक है, दावा कर सकते हैं आप इन सारे पॉइंट्स का, परीक्षा में आता है कुछ अन्य पॉइंट माना जाता है तो आप दावा कर सकते हैं, आप घटना चक्र से आप प्रमाण मांग सकते हैं इस चीजों का, ये प्रमाण इसका दीजिए आप। ठीक है, तो प्रमाणिकता के साथ पूरा कंटेंट इस बार आपको प्रोवाइड किया गया, इसी वजह से थोड़ा समय भी लगा, और घटना चक्र इस चीज पे दावा कर सकता है कि यहां पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है, आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, देखा जाए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की व्यवस्थित अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो पाषाणकालीन सभ्यता थी उसका व्यवस्थित अनुसंधान यानी रिसर्च होना कब से प्रारंभ हुआ, तो 1863 से प्रारंभ हुआ। हालांकि जो पी राजेंद्रन की पुस्तक है द प्री हिस्टोरिक कल्चर एंड एनवायरमेंट, अब यहां पे किताब का नाम याद रखना, अक्सर करके ऐसे किताब यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर करके इन किताबों का नाम पूछ लिया जाता है कि द प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, ये किताब किसकी है। अब कैसे पूछा जाएगा, या तो आपसे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, वन लाइनर में सीधे सीधे पूछ लिया कि द प्री हिस्टोरिक कल्चर एंड एनवायरमेंट पुस्तक किसकी है, या फिर मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछे जाते हैं, मिलान करना होता है सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए। अब इस किताब का नाम आपने पहली बार सुना होगा तो इस वजह से इसको यहां पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। किसकी किताब है ये, पी राजेंद्रन की किताब है। यहां पर देखा जाए पी राजेंद्रन की पुस्तक द प्री हिस्टोरिक कल्चर एंड एनवायरमेंट के अनुसार भारत का पहला पाषाणकालीन उपकरण एक ग्राउंड या पॉलिश कुल्हाड़ी थी, जिसे लिंगासुर कर्नाटक से 1842 में मिंडोज टेलर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो यहां पर भारत का पहला जो पाषाणकालीन उपकरण था वो क्या था, वो एक ग्राउंड या पॉलिश्ड कुल्हाड़ी थी, जिसको किसने खोजा था, मिंडोज टेलर ने खोजा था। ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और कब खोजा था, 1842 में खोजा था। कहां से, लिंगासुर कर्नाटक, कहां से, लिंगासुर कर्नाटक से खोजा था। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से चापिंग पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त होते हैं। यहां पर परीक्षा में सवाल आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि भारत में चापिंग पेबल संस्कृति जो थी इसके प्रमाण सर्वप्रथम कहां से मिले हैं, तो सोहन नदी घाटी से मिले हैं। और सोहन नदी घाटी कहां पर अवस्थित है, ये पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, कहां पर, पाकिस्तान में अवस्थित है सोहन नदी घाटी। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पलवरम और अतरीपक्कम, ठीक है, अतरिमपक्कम और पलवरम, ये दो स्थान है, ये सब कहां पर अवस्थित है, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। और यहीं से देखा जाए जो हैंडेक्स संस्कृति थी इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में जो हैंडेक्स संस्कृति है उसके प्रमाण कहां से मिले हैं, तो तमिलनाडु के पलवरम और अत्तरीपक्कम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखा जाए तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट है, इन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स उपकरण प्राप्त किया था। ठीक है, पहला हैंडेक्स उपकरण कहां से प्राप्त हुआ, ये पहला हैंडेक्स उपकरण देखा जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्राप्त किया था पलवरम से 1863 में। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्त निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। नवीनतम शोधों के अनुसार विद्वानों ने इसे बोगन हार्पुन, जो बोना हार्पुन है, बोना हार्पुन जैसे आप जानते हैं ना, मछली का शिकार करने के लिए यूज किया जाता है हार्पुन, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे बना हुआ है हार्पुन। ठीक है, तो यहां पर हड्डी द्वारा निर्मित भाले जैसा उपकरण माना गया है। जो आधुनिक मान्यता है, आधुनिक मान्यता मानते हैं, जो नवीनतम शोध है, नवीनतम शोधों के अनुसार जो बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से खोजी गई थी ना मातृ देवी की प्रतिमा, आधुनिक अनुसंधान के अनुसार इसको क्या माना जा रहा है, इसको बोन हार्पुन मानते हैं लोग। ठीक है, क्या मानते हैं, बोन हार्पुन मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब मिलती है, तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-1868 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्रों की खोज की थी। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में शैल चित्रों की खोज करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल के द्वारा किया गया था। कब, 1867 से 1868 के बीच में। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही नियमित रूप से प्राप्त होने लगे थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल से नियमित रूप से भारत में अस्थिपंजर प्राप्त होने लगे थे। मध्य पाषाण कालीन महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यहां से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। और ये आपके पीवाईक्यू का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यह सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इवन ये मेंस में भी पूछा जा चुका है
जब मेंस रिटन होता था, सॉरी ऑब्जेक्टिव होता था, यानी कि 2017 में सवाल पूछा गया था महादहा के बारे में। ठीक, प्रतापगढ़ में अवस्थित है महादहा, यहां से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे देखा जाए, डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महादहा, सरायनहर, राय और दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि महादहा, सरायनहर, राय और दमदमा ये तीनों स्थल ऐसे हैं यहां से हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए तो दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो 41 मानव समाधान की बात की गई है, यह भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू का सवाल है, पूछा गया है कि 41 मानव समाधान कहां से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से प्राप्त हुए। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र जो थे, यहां से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है। ठीक है, जो 5 समाधान है वो कैसे हैं, वो युग्म समाधान है, मतलब जोड़े में लोग दफनाए गए हैं, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए मिले हुए हैं, कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो शेष समाधानों में से एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 41 मानव समाधान में से 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाया गया है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्थल है, ऐसा कौन सा पाषाणकालीन स्थल है जहां पर 4 मानव शव एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, तो वो कौन सा स्थल है, याद रखना सराय नहर राय है। और ये सवाल आपसे परीक्षा में बन सकता है, ये देखा जाए तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है पाषाण काल से संबंधित, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। यहां पर देखा जाए पॉइंट दे रखा है कि पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और ये सवाल आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। ये सवाल आपके पीवाईक्यू का है। देखा जाए तो ये सवाल आपसे कथन और कारण में पूछा गया है। सॉरी, जो 2 कथन वाले सवाल पूछे जाते हैं, 2 कथन वाले सवाल में ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब आप पूर्वावलोकन खोलेंगे तो पूर्वावलोकन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये पूर्वावलोकन में आपको दिख जाएगा सीधे सीधे कि पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहां से प्राप्त हुआ है, 2 स्थल, आदमगढ़ और बागौर। बागौर कहां पड़ता है, ये भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से पड़ता है। सीधे सीधे सवाल यहां से कैसे पूछेगा, या तो 2 कथन में पूछ लिया, ठीक, 2 कथन में सवाल आपसे पूछ लिया सीधे सीधे, और या फिर सीधे कुछ नहीं पूछेगा, एक तरफ स्थल दे देगा और एक तरफ स्थान दे देगा, एक तरफ स्थल और दूसरी तरफ स्थान, ऐसे आपको दे देगा। अब आपको दे देगा सूची 1 को सूची B से सुमेलित करिए। एक तरफ लिख देगा आदमगढ़, फिर बागौर, सराय नहर राय और बेला नदी घाटी, ऐसे 3-4 लिख देगा, और दूसरी तरफ उनका स्थान लिख देगा, नर्मदापुरम, फिर भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ऐसे मेंशन कर देगा। आपको मिलान करने के लिए देगा सूची 1 को सूची B से सुमेलित करिए, या कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 3 को सुमेलित कर देगा, 1 को सही सुमेलित नहीं करेगा, तो आपको वहां से मिलाना होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखा जाए तो सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। जो नवपाषाण काल था, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था, तो नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है देखा जाए तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देवा है। जो ये लहुरा देव है, ये लहुरा देव प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, यह संत कबीर नगर जिले में अवस्थित है। ठीक है, संत कबीर नगर जिले में अवस्थित है, और यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल किसको माना जाता था, मेहरगढ़ को माना जाता था। ठीक है, मेहरगढ़ को माना जाता था कि ये भारतीय उपमहाद्वीप, अब भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी आता है। ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, नेपाल, भूटान भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए जो नवीनतम खोज जब नहीं हुई थी, यानी कि लहुरा देवा की खोज नहीं हुई थी, तो लहुरा देव की खोज के पहले किसको माना जाता था, मेहरगढ़ को ही माना जाता था। देखा जाए तो चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। ठीक है, जो यांगजी नदी घाटी क्षेत्र है, यहां पर 7000 ईसा पूर्व में चावल को उगाया गया था, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखा जाए,
यहां पर बात करें तो मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। मक्का का साक्ष्य कहां से पाया गया सबसे पहले? तो यह मैक्सिको से पाया गया था। मैक्सिको में मक्के का प्रथम साक्ष्य पाया गया। ठीक है, कब? लगभग 6000 ईसा पूर्व में। आगे देखा जाए तो नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक के बेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। अब ये जो राख के टीले हैं ना, राख के टीलों से संबंधित सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। जो आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में आप देखेंगे तो राख के टीलों से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब ये राख के जो टीले हैं कहां पर अवस्थित है? संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। स्थल याद रखिएगा कि राख के टीले कहां से प्राप्त हुए? संगनकल्लू से प्राप्त हुए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी कि भारत में सर्वप्रथम जो पुरातात्विक सर्वेक्षक थे वो कौन थे? किसको नियुक्त किया गया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। कब? 1861 में। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार ने एक विभाग के रूप में गठित किया। जो पुरातत्व सर्वेक्षण था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसका गठन कब हुआ था? परीक्षा में पूछे तो 1871 को टिक करिएगा। सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछेगा कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो वर्तमान में है ना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1871 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। जो जॉन मार्शल थे, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात अलग है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात अलग हो रही है। जो पुरातत्व सर्वेक्षण था इसको विभाग के रूप में कब गठित किया गया? 1871 में। जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? वो 1901 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर। जब आप आगे बढ़ेंगे इतिहास में, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और हम आधुनिक भारत में चर्चा करेंगे, तो आधुनिक भारत जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम लोग गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए, महत्वपूर्ण कार्य हुए, और उन महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो वहां से सवाल आते हैं वो ऐसे ही कवर होंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पर हुई थी? याद रखना है आपको, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए वर्ष 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल ने 1902 में पदभार ग्रहण किया था। ठीक, तो यहां पे हमने पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को टच करने का प्रयास किया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए चलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, अब सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग यहां पर एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। आगे आपको टेबल के फॉर्मेट में भी सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, रनिंग मैटर जो है वो कॉन्सेप्ट वाले हैं कि पॉइंट्स आपसे पूछ लिया, कथन में पूछ लिया, क्योंकि आरओ के टाइम हमने ज्यादातर टेबल पे फोकस किया था, पूरा कंटेंट टेबल के फॉर्मेट में ही आपको प्रोवाइड किया था ताकि आप उसको जल्दी जल्दी याद कर लें। इस बार याद करने के साथ चीजों को आप समझ भी लें ताकि आयोग कैसा भी प्रश्न बनाए आप सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। ठीक है, तो जो सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। यहां पर देखा जाए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? याद रखना, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और उस टाइम पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? एग्जाम में देखा जाए तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल सीधे ऐसे देगा कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उस टाइम पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का देखा जाए तो महानिदेशक कौन था? अब आप थोड़ा सा चक्कर खा जाएंगे, अरे है तो बड़ा आसान सा, लगता है सामने ही है, लेकिन ऐसा सवाल अगर जो पूछ लिया तो आपको कहेंगे यार दयाराम साहनी ने खोजा था, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब उस टाइम सवाल ऐसा पूछ लिया कि महानिदेशक कौन था। आसान सा है, बहुत लोगों को आसान भी लगेगा लेकिन कंफ्यूज करेगा ऐसे ही। तो आपको याद रखना है कि
1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में देखा जाए तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो रेडियो कार्बन, ठीक है, जो कार्बन डेटिंग विधि है, कार्बन डेटिंग, तो रेडियो कार्बन 40 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि बताई गई है, कब बताई गई है? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में। कब से कब तक? 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में बताई गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि बताई गई है। ठीक है, जो प्राप्त साक्ष्य होते हैं, जो कार्बन डेटिंग होता है, होता क्या है कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से आप कोई वस्तु है, कोई प्राचीन पुरातात्विक वस्तु आपको प्राप्त हुई, तो आप उसका टाइम पीरियड जान सकते हैं कि कब ये वस्तु जो है ये किस टाइम पीरियड की है। ठीक है, किस टाइम पीरियड में वस्तु थी, किस टाइम पीरियड पर ये वस्तु अवस्थित थी, उसका टाइम ड्यूरेशन जान सकते हैं। तो सर्वाधिक मान्य तिथि बताई गई है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जिस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी या अपनी चरम अवस्था में थी, वो टाइम पीरियड कब से कब तक का था? तो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए कुछ सिंधु घाटी सभ्यता जो बनी थी उसके बारे में कुछ लोगों के अपने अपने विचार हैं। देखा जाए तो क्या विचार व्यक्त किए गए? तो सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए। देखा जाए तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप क्या कहते हैं कि लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्यों को बताया गया है। ठीक है, ऋग वैदिक काल जब खत्म होता है उसके बाद आर्यों का आक्रमण होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में, आगे आप देखेंगे भी। फिर उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर जो लक्ष्मण स्वरूप है वो कहते हैं कि आर्यों के द्वारा ही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका निर्माण किया गया था। जबकि जो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर वेलर हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो सुमेरियन लोग थे, सुमेरियन लोग, सुमेरियाई सभ्यता के जो लोग थे, उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया गया था, बसाया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था। जबकि जो आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी हैं, ये कहते हैं कि द्रविड़ लोग, यानी कि जो साउथ इंडिया में निवास करते थे, द्रविड़ लोग जो आए तो उन्होंने नॉर्थ में आकर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया, ऐसा राखल दास बनर्जी का मानना है। अब ये सवाल आपसे कैसे पूछेगा? ये सवाल सीधे सीधे आपसे कथन में पूछ सकता है, या तो दो कथन में पूछा कि इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, या तो आपसे सुमेलित करने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, और या तो सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि कौन सा सत्य नहीं है, और या आपसे डायरेक्ट पूछेगा। तो ये चार प्रकार के सवाल हैं जो इस टेबल से बन सकते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना होगा कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने कहा कि आर्यों के द्वारा विकसित की गई है, गार्डन चाइल्ड मार्टिमर वेलर ने कहा कि सुमेरियन लोगों के द्वारा विकसित की गई है, जबकि जो राखल दास बनर्जी थे ये कह रहे थे कि द्रविड़ लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर देखा जाए, जब विकास हुआ, विकास की बात कर ले तो वहीं पर एक बात और कही जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। यहां पे भी सवाल कैसे बनेंगे आपके सवाल यहां से भी देखा जाए तो सुमेलित करने वाले, ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए या तो डायरेक्ट आपके बनेंगे, या तो दो कथन वाले बन जाएंगे, और या कौन सा सही है, और या कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएस अब यूपीएससी का पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, उस प्रकार के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कथन दे देगा ऊपर 3-4 और पूछ लेगा उपरोक्त में से कितने कथन सही है। ठीक है, और उसमें से ये नहीं बताएगा कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 2 कथन सही है, 3 कथन सही है, 4 कथन सही है, 5 कथन सही है, ऐसे दे देगा। तो आपको ये टेबल याद रखनी है, और टेबल कैसे याद रखेंगे? सीधे सीधे सिंपल याद करना है। कारण एक तरफ बताया गया, दूसरी तरफ विद्वान बताया गया है, विद्वान का नाम लिखा हुआ है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये विनष्ट हो गई थी, ये बात किसने कही है? ये ऑरेल स्टाइन और एन घोष के द्वारा कही गई थी। ठीक है, ऑरेल स्टाइन और एन घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गया, लोग जलवायु के अकॉर्डिंग खुद को ढाल नहीं पाए, और इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता की मानवीय सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। ठीक है, भूतात्विक परिवर्तन बताया किसने? तो एम.आर. साहनी, जो एम.आर. साहनी थे, इन्होंने बताया कि भूतात्विक परिवर्तन हो गया अचानक से, और भूतात्विक परिवर्तन होने के कारण देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। वहीं पर हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा। यहां पर देखा जाए के यू आर कैनेडी जो है, इनके द्वारा बताया गया क्या
इनके द्वारा बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाएं, बारंबार प्राकृतिक आपदाएं आती थी और बारंबार प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण देखा जाए जो भूख और मतलब भूख है, अकाल है, ये बहुत पड़ने लगे और इसके कारण से धीरे धीरे करके प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। वहीं पर देखा जाए जो मैके और मार्शल हैं, अब मैके और मार्शल क्या कहते हैं कि बाढ़ आ गई और पूरी सभ्यता डूब गई और डूब के खत्म हो गई। और ये बाढ़ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो मूवी आपने देखी होगी ऋतिक रोशन वाली। उस ऋतिक रोशन वाली मूवी में देखा जाए तो मोहनजोदाड़ो में जो सीन लास्ट में दिखाया गया था वो बाढ़ को ही दिखाया गया था। यानी कि उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो मैके और मार्शल के जो विचार थे उन विचारों पर आधारित करके मूवी का एंड किया गया था मोहनजोदाड़ो का। और इस प्रकार से देखा जाए तो बाढ़ को माना है मैके और मार्शल ने। वहीं पर आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने माना है, ठीक है, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने माना है। और ऊपर आपने देखा था कि गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि सुमेरियाई सभ्यता के लोगों के द्वारा विकसित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखें एम दिमित्रिमेव, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है पर्यावरणीय परिवर्तन। अब ये पर्यावरणीय परिवर्तन जो हुआ अचानक से हुआ, इनका कहना था कि अचानक से पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ और पूरी सभ्यता एक साथ नष्ट हो गई। ठीक, तो ये विचार किसका था, एम दिमित्रिमेव का था। यहां पर पूरी टेबल आपको प्रोवाइड कर दी गई है, इस टेबल को आप अच्छे से एक बार देखिएगा। बाकी चीजों को मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से यहां से सवाल बन सकते हैं। अब आइए चलते हैं एक अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, हड़प्पा कालीन नदियां और उनके किनारे बसे हुए नगर। यहां से संबंधित सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भरपूर पूछे गए हैं, बार बार यहां से सवाल आए हुए। जब सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, प्राचीन इतिहास में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक काल हो गया, उसमें भी खासकर ऋग्वैदिक काल को आपको फोकस करना है। फिर उसके बाद आप आते हैं तो आपको जो मौर्य काल है, मौर्य काल में अशोक का जो टाइम पीरियड है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और उसके बाद देखा जाए आपको फोकस कहां पर करना है, उसके बाद आप फोकस करेंगे सीधे सीधे गुप्त काल पर। और गुप्त काल के टाइम पीरियड पर जितने भी जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ड्यूरेशन में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उन पे आपको फोकस करना होता है। तो ऐसे ही देखा जाए तो, और फिर साथ साथ में जैन और बौद्ध, जो जैन और बौद्ध हैं, जैन बौद्ध से संबंधित सवाल हर परीक्षा में पूछा ही जाना है। अगर प्राचीन इतिहास है तो जाहिर सी बात है कि अशोक से सवाल आएगा, जैन बौद्ध से सवाल आएगा, हड़प्पा सभ्यता से आएगा, ऋग्वैदिक काल से आएगा ही आएगा। तो इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको देखते हुए चलते हैं। देखा जाए तो हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे हुए नगर कौन कौन से हैं। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। सुमेलित करने के लिए सवाल आएगा, कौन सा सही सुमेलित है, ऐसा सवाल आएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो 3 प्रकार के सवाल यहां से बन सकते हैं। देखा जाए तो रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो आधुनिक रूपनगर है वही रोपड़ है। आईआईटी रोपड़ का नाम आपने सुना होगा, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल के बारे में चर्चा की जाए, लोथल कई बार पूछा जा चुका है। भोगवा या भोगावो, ठीक है, भोगवा या भोगावो नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल। वहीं पर सुतका कोह किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये शादी कौर के नाम नदी किनारे बसा हुआ है। शादी कौर नदी है, उसी शादी कौर नदी के किनारे सुतका कोह बसा हुआ है। रंगपुर के बारे में बात कर लें तो रंगपुर जो है यह भादर या मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कोई कोई कहीं कहीं आपको भादर मिलेगा लिखा हुआ, कहीं कहीं आपको मादर मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो जो रंगपुर है वो भादर या मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पर देखा जाए जो कुड़ाल, ठीक है, जो कुड़ाल है, ये कुड़ाल कहां पर है, ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि आगे चले देखा जाए तो बनावली किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये बनावली है, ये भी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पर जो भगवानपुरा है, ये भगवानपुरा कहां पर अवस्थित है, किस नदी किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। आमरी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, कहां पर, सिंधु नदी के किनारे आमरी अवस्थित है। आगे देखें, यहां पर देखा जाए, चर्चा करें आगे, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये घग्घर या सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतका कैंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सुतका कैंडोर दास नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश से पड़ता है, ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। हिंडन एयरबेस के बारे में आपने सुना ही होगा। कोटदीजी सॉरी, कोटदीजी जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है।
चनहुदड़ो कहां पर बसा हुआ है? चनहुदड़ो देखा जाए तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा देखें तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। दाइमाबाद के बारे में चर्चा करें तो दाइमाबाद देखा जाए तो प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, उसी प्रकार से देखा जाए जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी ये किस नदी के किनारे? तो राखीगढ़ी घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहां पे हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल थे उनको देख लिया। अब आइए चलते हैं आगे। यहां पर एक नोट दे रखा है। नोट क्या है? नोट ये है कि वर्तमान घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को ही प्राचीन सरस्वती के बहाव क्षेत्र माना जाता है। जो वर्तमान में घग्गर नदी है उसका जो प्रवाह क्षेत्र था उसी प्रवाह क्षेत्र को देखा जाए तो प्राचीन सरस्वती माना जाता था। इसी वजह से लिखा हुआ है कालीबंगा जो है ये घग्गर या सरस्वती के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अभी आप किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि सरस्वती घग्गर घग्गर हर जगह पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जाने रहिए कि जो प्राचीन सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र था वहीं पर वर्तमान में घग्गर नदी प्रवाहित होती है। इसी वजह से यहां पर नोट में डाल के लिखा गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखा जाए यहां पर तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक कौन सा है? बृहद स्नानागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यह होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो के बारे में यहां पर देखा जाए एक पॉइंट, तो चनहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। वक्राकार ईंटें मिली है कहां से? तो वक्राकार जो ईंटें हैं वो कहां से मिली है? चनहुदड़ो से मिली है। किसी दुर्ग के अवशेष नहीं मिला है। यहां पर देखा जाए दुर्ग टीला नगर टीला होता था, लेकिन चनहुदड़ो ऐसा स्थल है जहां से किसी भी दुर्ग का अवशेष मिला ही नहीं है। ठीक, आगे देखें। आइए आगे देखते हैं। लोथल से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष कौन कौन से? जो लोथल है, लोथल से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए और लोथल से प्राप्त अवशेषों के बारे में आपके परीक्षाओं में सवाल पूछा भी जा चुका है। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि लोथल से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कथन पूछा था। तो लोथल से घोड़े के साक्ष्य नहीं, लोथल से घोड़े की जो मृण मूर्तियां थी, मतलब मिट्टी की मूर्तियां थी, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे और इसी वजह से वो कथन गलत हो रहा था वहां पे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं जो लोथल से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष है वो कौन कौन से है। यहां से देखा जाए लोथल से धान अथवा चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, फारस की जो मुहर है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और फारस की मुहर की जो साक्ष्य प्राप्त हुए इसी वजह से कहा जा रहा है लोथल को गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा या डकयार्ड या बंदरगाह। पूछा जाता है कि बंदरगाह के साक्ष्य कहां से? लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहां से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, धान के साक्ष्य प्राप्त हुए, बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए, फारस की मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए और घोड़े की लघु मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। माना जाता है ऐसा, जब फारस के साथ व्यापार करते थे तो वहां के व्यापारी, मतलब उस टाइम पे फारस में घोड़े का चलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में हालांकि जो नवीनतम खोज है उसके अनुसार माना जाता है, लेकिन जो प्राचीन खोजें थी, पहले की खोजें थी, उनके अनुसार माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार देखा जाए तो कुछ स्थलों पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन जो घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं इनके मिलने के पीछे मूल कारण ये बताया गया कि घोड़े फारस में उस टाइम होते थे, तो जो व्यापारी आते थे अपने परिवार के साथ या अपने परिजनों के साथ आते थे तो उनके बच्चे घोड़े की जो मिट्टी के घोड़े होते थे उससे खेलते थे, तो उनके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर 3 द्विशव समाधियां भी मिली है। लोथल से 3 द्विशव समाधियां प्राप्त हुई हैं, तो ये सारे साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के भवन जो थे ये पक्की ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन ये कच्ची ईंटों से बने हुए थे। यहां पर ये सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा? यहां पर ये सवाल आपसे कथन में पूछा जाएगा। कथन 1, ठीक है, कथन 1 मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने थे। कथन 2 कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, ये कथन 2 हो गया और पूछेगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो हमारा ऑप्शन सी होगा
और ऑप्शन सी देखिए, अब ऑप्शन का भी खेल होता है। अब आयोग का तो पैटर्न आपने देखा ही होगा कि अभी तक क्या होता था कि वो ऑप्शन लिखता था ए बी सी डी, और पहले में फिक्स होता था कि वो पहले पे रखेगा केवल एक, फिर केवल दो, फिर एक और दो, फिर ना एक ना दो, ऐसे लिखता था। अब उसने चेंज कर दिया, वो सीधे सीधे लिखेगा ए पे लिखेगा ना एक ना दो, ना एक ना दो, बी पे लिखेगा केवल दो, सी पे लिखेगा केवल एक, और डी पर लिख देगा एक व दो दोनों। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के दिमाग में पहले से बसा हुआ है कि पहले पे यही लिखा होगा कि केवल एक, दूसरे पे लिखा है केवल दो, तीसरे पे लिखा एक दो दोनों, और चौथे पे लिखा है डी, यानी कि ना ही एक ना ही दो। अब वो उसी अनुसार टिक कर देगा। और अगर वही मान के आप यहाँ पर टिक कर देते हैं सी, कि सी पर लिखा होगा केवल एक और दो, ऑप्शन ना पढ़ने की वजह से, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है केवल एक, जबकि सही आंसर जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को पढ़ना उतना ही जरूरी है, और उतना ही जरूरी है आपके ऑप्शन को पढ़ना भी है कि कौन से ऑप्शन पे सही उत्तर दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर पहला और दूसरा कथन दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है इसकी भवनें पक्की ईंटों से बनी हुई हैं, जबकि जो कालीबंगा है इसकी ईंटें जो बनी है ये कच्ची ईंटों से बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगा से भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जो भूकंप आने के साक्ष्य हैं वो भूकंपीय साक्ष्य है। जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात की गई थी ना कि प्राकृतिक आपदाएं बारंबार आती रही, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही देखा जाए तो विनष्ट हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, ये भूकंपीय प्रमाण उसी को सिद्ध करता है। ठीक है, तो कालीबंगा से देखा जाए भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। यहां से सेलखड़ी तथा मिट्टी के मुहरे और मृदभांड के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि सेलखड़ी, मिट्टी की मुहरे, मृदभांड के टुकड़े और भूकंप आने के साक्ष्य, ये कहां से प्राप्त होते हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखें धौलावीरा। अब ये धौलावीरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में सवाल पूछा गया, यूपीएससी 2022, ठीक है, यूपीएससी 2022 में यहां से सवाल पूछा गया। 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था यूपीएससी का, उसमें धौलावीरा से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, और सवाल सीधे लिखा हुआ था कि धौलावीरा एक विशाल जलाशय मिला है, यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। सवाल ऐसे ही पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो धौलावीरा है उसको शामिल किया गया है, और इसी वजह से देखा जाए धौलावीरा से रिलेटेड सवाल पूछा था। यूपीएससी ने भी पूछा है, और यूपी पीसीएस तो कई बार पूछ चुका है। अन्य स्टेट पीसीएस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी SSC, यूपी एसआई, सब जगह धौलावीरा को पूछा जा चुका है। तो धौलावीरा के बारे में जाने रहिएगा कि यहां पर देखा जाए उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिलते हैं, ऐसा सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाए, आपको आंख बंद करके टिक करना होगा धौलावीरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखा जाए सुरकोटदा के बारे में। अब ये जो सुरकोटदा है इसके बारे में देख लेते हैं। जो सुरकोटदा है, यहां से कब्रिस्तान में कलश समाधान मिले हुए हैं। कलश समाधान, कलश समाधान कैसे? जो कलश समाधान आप देखते हैं कि कलश है फिर उसके अंदर हड्डियां रखी गई, तो वैसा ही समाधान यहां पर कुछ मिला हुआ है कब्रिस्तान से। आगे देखा जाए, यहां घोड़े के कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। जो सुरकोटदा है ना, ये भी देखा जाए तो बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था, और यहां से घोड़े की कुछ हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। पहले कहा जाता था कि नहीं मिले, लेकिन सुरकोटदा जो है यहां से घोड़े की कुछ हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। तो इस वजह से ये देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो थोड़ा थोड़ा परिचित थे घोड़ों से। हालांकि बहुत विस्तृत स्तर पर देखा जाए तो साक्ष्य नहीं मिले हुए घोड़े के। आगे दाइमाबाद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दाइमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्य, रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य, सांड का साक्ष्य, गैंडे का साक्ष्य इत्यादि की आकृतियां यहां से प्राप्त हुई हैं। अब जब भाई जाहिर सी बात है कि आकृति प्राप्त हुई है तो कहीं ना कहीं देखा होगा तभी तो आकृति बनी है, कि बिना देखे आप सपने में आया बस आपने आकृति बना दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देखा होगा तभी सांड और गैंडे की आकृति यहां पर बनाई गई। मतलब दाइमाबाद, यहां पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो गैंडे से परिचित थे, सांड से परिचित थे। आगे देखते हैं, राखीगढ़ी नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। जो नवीनतम शोध है उसके अनुसार राखीगढ़ी को माना जाता है कि सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा विस्तृत स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। चलिए आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। क्या है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य?
यहां पर चर्चा करें, जो हम लोग प्रमुख साक्ष्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, देखा जाए रोपड़ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। और ये पालतू कुत्ता दफनाए जाने का जो साक्ष्य है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में सवाल आपसे पूछा जा चुका है। आगे देखा जाए तो आलमगीरपुर से खुदाई में मृदभांड के मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां भी मिलती हैं। ठीक है, जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में विवेचना करिए, उल्लेख करिए, वर्णन करिए। ऐसा सवाल आपके जीएस पेपर 5 में आएगा, तो वहां पर आपको इन सारी चीजों को मेंशन करना होगा। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है, यहां पर जब खुदाई हुई तो यहां से मृदभांड प्राप्त हुए, मनके प्राप्त हुए। कुछ बर्तनों पर देखा जाए तो त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां भी मिली है। ठीक है, चलो आगे देखा जाए हुलास। हुलास से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौने, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। तो सैंधव लिपि युक्त ठप्पा का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला है? वो हुलास से मिला है। चनहुदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय है। इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां ये सब कहां से मिली हैं? ये सब चनहुदड़ों से मिली है। ठीक है, आगे देखा जाए सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। जो सर्वाधिक मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो किसकी बनी हुई हैं? वो पशु और पक्षियों की ही बनी हुई है। जैसा कि आप आगे देख रहे थे, ये गैंडे की मूर्ति है, सांड की मूर्ति है। उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए तो आपने देखा इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी। तो सर्वाधिक जो मूर्तियां बनी है वो किसकी बनी है? पशु पक्षियों की ही बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। लोथल, कालीबंगा और बनावली के जो पूरा स्थल है, यहां से अग्निकुंड, यहां से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड और यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। ये पॉइंट आपने देख लिया। आगे देखा जाए उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। जो उत्तर दक्षिण है, यहां से देखा जाए शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, परंतु यहां से अपवाद भी प्राप्त होते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण से उत्तर, रोपड़ में पश्चिम से पूर्व, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। जो कालीबंगा है, यहां पर जो शव दफनाए जाते थे वो दक्षिण से उत्तर, दक्षिण में सिर और उत्तर में पैर। रोपड़ में देखा जाए तो पश्चिम पूर्व, तथा जो लोथल है यहां पर पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए अब यहां पर देखते हैं एक टेबल है जो आपकी टेबल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। एक तरफ स्थल दे रखा है, उत्खननकर्ता दे रखा है, कब उसकी खोज की गई या कब उत्खनन किया गया, और वर्तमान में वो कहां अवस्थित है ये बात बताई गई है। देखा जाए जो हड़प्पा है, पहला स्थल है हड़प्पा। अब हड़प्पा के उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन? तो यहां पर देखा जाए दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स का नाम आता है। और सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा देखा जाए तो 1926-27 में यहां पर खोज करने का कार्य किया गया, उत्खनन करने का कार्य किया गया। और वर्तमान में देखें तो साहिवाल जनपद पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया गया और वर्ष 1922 में इसकी उत्खनन करने का कार्य किया गया। वर्तमान में लरकाना जनपद सिंध प्रांत में अवस्थित है। आगे देखें चनहुदड़ो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एनजी मजूमदार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया 1931 में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। कालीबंगा के बारे में चर्चा कर ले तो बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया 1961 और 1969 में, हनुमानगढ़ राजस्थान में अवस्थित है कालीबंगा। कोटदीजी के बारे में चर्चा कर लेते तो फजल अहमद खान के द्वारा 1955-57 के बीच में इसका उत्खनन किया गया। खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है कोटदीजी। आगे देखें यहां पर चर्चा करें रंगपुर की खोज किसने की है? एमएस वत्स ने की है। एमएस वत्स 1934-35 में यहां पर उत्खनन कार्य किया गया और रंगपुर सुरेंद्र नगर जिला गुजरात में अवस्थित है। रोपड़ के बारे में चर्चा करें तो यज्ञदत्त शर्मा, वाईडी शर्मा के द्वारा 1953 से 55 के बीच में यहां पर उत्खनन कार्य किया गया। रूपनगर पंजाब में अवस्थित है रोपड़। ठीक है, आधुनिक रूपनगर ही रोपड़ है। लोथल के बारे में चर्चा करें तो लोथल की खोज एसआर राव के द्वारा की गई है। 1954-55 में इसकी खोज हुई और लोथल अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, उसी प्रकार आलमगीरपुर की बात कर ले तो यहां पर वाईडी शर्मा के द्वारा उत्खनन करने का कार्य किया गया और 1958 में इसका उत्खनन हुआ। मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सुतका गेंडोर के बारे में बात कर ले तो ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन से संबंधित है। 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा और जॉर्ज डेल्स के द्वारा देखा जाए तो 1962 में इसका उत्खनन किया गया और पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट पर अवस्थित है सुतका गेंडोर। ठीक है, एक बंदरगाह नगर था। बनावली के बारे में चर्चा कर ले तो बनावली
RS बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी, रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। कब उत्खनन किया गया? 1974 से 77 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया गया और फतेहाबाद हरियाणा में अवस्थित है बनावली। ठीक है, धौलावीरा महत्वपूर्ण हो जाता है। जगपत जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। जगपत जोशी ने 1967 से 1968 के बीच में और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से लेकर 1991 के बीच में इसका उत्खनन किया था और ये कच्छ गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में हम लोगों ने जो पाषाण काल था, पाषाण काल को पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद देखा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुएं थे, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा कर ली है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा ऋग्वैदिक काल खत्म करेंगे। हम लोग जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लगातार अनावरत रूप से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।